Good evening to all of you. क्लास में कौन-कौन आ गया है? जितने लोग क्लास में ज्वाइन किए हैं, प्लीज मैसेज मी। दिनेश, शिल्पी, ओके। गुड इवनिंग। और कौन-कौन आया है क्लास में? 6 लोग क्लास ज्वाइन किए हैं। मैसेज करिए आप लोग। सोनी, ठीक है। और कौन आया है? महिमा, खुश रहिए, ठीक है। और कौन है? एक कोई और है। क्लास आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जो आपका फिल्डर फॉर्म का ऐप है, उसमें हम आपको मैसेज करके पूछे थे कि आप लोग क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर क्लास में आ रही है कि बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम होगी आप लोग के साथ कि मतलब उस समय टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें कोई इश्यू नहीं है, या आप लोग बाद में क्लास लेते हैं, बाद में रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, जो भी मतलब चीज़ है उसको एक बार थोड़ा ग्रुप में सब लोग अपने अपना इंडिविजुअली सब लोग मैसेज कर दें उसमें, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो फिल्डर फॉर्म है उस उन लोगों ने सर लोगों ने पूछा है कि कितने बच्चे बैच ज्वाइन करते हैं, कितने नहीं करते। तो मैंने बताया ऐसे 2 या 3 बच्चे ही ज्वाइन करते हैं, बाकी कोई ज्वाइन नहीं करता, जबकि 13 स्टूडेंट हैं इसमें बैच में, पेड बैच में, लेकिन ज्वाइन नहीं कोई करता है। तो उसका क्या रीज़न है? अगर कुछ ऐसा रीज़न है जो हम लोग के मतलब हक में है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको चेंज करने की। पढ़ाई का तरीका नहीं अच्छा लग रहा है या फिर टाइमिंग का दिक्कत आ रहा है, तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग का तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइएगा। उस ग्रुप में सब लोग मैसेज करिए मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, और उस ग्रुप में जो भी मैसेज करेंगे वो सारे फिल्डर फॉर्म की जितनी टीम है वो सब लोग देखेंगे उसमें। तो सबको एक तरीके से पता चल जाएगा कि आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। मीना, आप जब फिल्डर फॉर्म का ऐप खोलेंगी, बता रहे हैं मीना, आप जब उस पे यूट्यूब सॉरी फिल्डर फॉर्म का जब आप ऐप खोलेंगी, उसमें नीचे करके नीचे आपके 4 चीज़ आती है ना, प्रोफाइल आता है और उसके बगल में आपका आता है बैच का ऑप्शन आता है, सॉरी चैट का ऑप्शन आता है। उसी से आप ज्वाइन हो जाएंगे, उस पर आप क्लिक करिए तो हो जाएगा। हाँ, यूनिट 7 की आज फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे। यूनिट 7 क्या है, बहुत आसान है। हम लोग धीरे-धीरे इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बहुत देर नहीं लगा। आज हम यूनिट 7 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ डायनामिक मॉडल ऑफ लर्निंग जो ऑटोनॉमी का है उसको हम लोग कल में देखेंगे और बाकी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा जल्दी-जल्दी चलेंगे हम लोग, और इतना भी जल्दी नहीं कि आपको समझ में ना आए, आपको समझाते हुए चलेंगे। और ये जो यूनिट है थोड़ी-सी ईज़ी है, तो आप लोग इसको ईज़ी वे में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीना, आपको समझ में आ गया? उसमें आपको कोई भी मेरे लिए कोई भी फीडबैक देना है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं खराब पढ़ा रही हूँ, कोई भी दिक्कत है, तो आप उस ग्रुप में कर सकते हो। वो मैं भी देखूँगी, आप भी देखेंगे, और उसमें जितने फिल्डर फॉर्म के लोग हैं, सब लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है?
तो आप लोग का जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है? क्योंकि आप लोग पैसा दिए तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपकी प्रॉब्लम को सुनना। हाँ? तो आप लोग बताएँगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों कोई नहीं ज्वाइन कर रहा। आज पहली बार है कि 6 स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं। मतलब इतने दिन से मैं क्लास ले रही हूँ, पहली बार हुआ कि 6 स्टूडेंट इसमें दिखे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप बताइएगा मुझे। सब लोग अपने-अपने मैसेज करेंगे इंडिविजुअली अभी क्लास खत्म होने के बाद। तो कोई क्लास का फीडबैक है, क्लास अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, क्या दिक्कत है, वो भी आप बताएँगे उसमें ग्रुप में। ठीक है? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ओके लिखिए आप लोग। दिनेश, यूट्यूब की कैसे जॉइन करते हैं, ठीक है? अगर आप पेड बैच में हैं तब तो आपको हमेशा जितनी क्लासेस है वो आपको मिलती रहेगी। दिनेश, आपके लिए बोल रही हूँ मैं। और अगर आप फ्री क्लास जॉइन कर सकते हैं तो यूट्यूब की हमारी रोज़ 2 क्लासेस फ्री चलती है, मतलब 2 टाइम, एक सुबह के टाइम चलती है 11 से 12 चलती है और एक शाम को 7 से 8 चलती है। यूट्यूब पे फ्री क्लास चलती है, पेपर 1, तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं। आप बस करना है क्या आपको, जो फिल्डर फॉर्म का यूट्यूब पे फिल्डर फॉर्म यूट्यूब पे जाके आपको सिर्फ सिंपली फिल्डर फॉर्म लिख देना, फिल्डर फॉर्म आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब लिख लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए उसमें। तो जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिलती रहेगी और आप क्लास अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? गुड इवनिंग भारती। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फर्स्ट पेपर की क्लास ज्वाइन करना है फिल्डर फॉर्म की तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड भी है, फ्री भी है, 2 क्लासेस रोज़ फ्री हो रही है, तो आप उसका लाभ उठाइए। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज थोड़ी मुझे जुकाम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। 7 लोग जुड़ चुके हैं आज। पहली बार इतने लोग दिखे हैं मुझे। अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके पहले कहाँ थे आप लोग? रोज़ क्लास में आया करिए, अपने लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं जेआरएफ के लिए आप लोग, ये बताइए। कोई नहीं, ठीक है, टाइम नहीं खराब करेंगे हम लोग, शुरुआत करते हैं। आज की जो यूनिट है, यूनिट 7, हिंदी इंग्लिश दोनों ले आई हूँ, ठीक है? चल नहीं रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7। यूनिट 7 में हम लोग उसका ए पार्ट पढ़ेंगे, यूनिट 7 का ए पार्ट, ओके? यूनिट 7 का ए पार्ट, ओके? ए पार्ट में क्या क्या है? पेडागॉगी। पेडागॉगी क्या है? पेडागॉगी है और पेडागॉजिकल एनालिसिस है। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और क्या पढ़ना है? स्टेजेस को पढ़ना है, क्रिटिकल पेडागॉगी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? क्रिटिकल पेडागॉगी की मीनिंग क्या है, ओके? इसका नीड क्या है, क्या उसका कुछ तो नीड होगा तभी तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि इम्प्लीकेशन का मतलब क्या हो गया कि टीचर एजुकेशन में क्या इसका इम्पोर्टेंस है और कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा उसमें, ठीक है? और ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, जो मतलब ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग का मतलब है कि 3 तरह के लेवल्स होते हैं टीचिंग के, जो आप लोग फर्स्ट पेपर में भी पढ़े होंगे। ये जो टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग का जो टॉपिक है, मतलब कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये टॉपिक आपका अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये फर्स्ट पेपर में भी ये टॉपिक श्योर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपके 4 नंबर यहाँ से बन सकते हैं, सिर्फ आपके मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल से पढ़ने में। आज ही हम लोग इसको बताएंगे, ठीक है? और क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एंडाग्रॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एंडाग्रॉजी क्या होती है और उसका मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है और कंपिटेंसी ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है? थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी। एंड्रोगॉगी की जो थ्योरी है किसकी पढ़नी है? मेलकॉम नोस की थ्योरी पढ़नी है आपको, इनकी स्पेशली दी हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने एंड्रोगॉगी के बारे में बताया, लेकिन हमको आपका जो सिलेबस है उसमें हमको पढ़नी है मेलकॉम की थ्योरी पढ़नी है। और द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, ये थोड़ा सा ब्रॉड मॉडल है, तो आज हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कल की क्लास में हम यही से शुरू करेंगे। बहुत ही ब्रॉड मॉडल है, लेकिन मैं उसको इतना मतलब ईजी तरीके से बताऊंगी कि आप लोग उसको एकदम अच्छे से समझ जाए। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लीजिए, श्योर है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मॉडल है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन श्योर है, पर कल आपका 2 नंबर यहाँ से मैं पक्का कराऊंगी, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे पेडागॉगी।
ठीक है। पेडागॉजी का मतलब क्या हो गया? शिक्षण की विधि और अभ्यास, विशेष रूप से एक अकादमिक विषय या सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में। इसका मतलब है कि पेडागॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ टू टीच चाइल्ड। ठीक है। पेडागॉजी आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? चाइल्ड आना चाहिए। और एंड्रोगॉजी आते ही क्या आ जाना चाहिए दिमाग में? एडल्ट आना चाहिए। ठीक है। अगर ये दो चीज आपके दिमाग में आ गई तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके सही जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। जहाँ पेडागॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको चाइल्ड में सेंटर रख के, चाइल्ड को सेंटर में रख के आपको वो चीजें सोचनी है, इसका क्या आंसर होगा। और जहाँ भी एंड्रोगॉगी आपको दिख गए उसमें आपको क्या देखना है? एडल्ट को सेंटर में रख के देखना है कि एडल्ट के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, बस यही करना है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पेडागॉजी इज शेप्ड बाय educator teaching beliefs and involve their understanding of cultures and different learning style। अध्यापन को शिक्षा के शिक्षण विश्वासों द्वारा आकार दिया जाता है और इसमें सांस्कृतिक और विभिन्न शैक्षिक शैलियों की उसमें समझ शामिल है। मतलब कि अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है तो पेडागॉजी हमें क्या करता है? पेडागॉजी हमें ये नॉलेज दिलाता है कि बच्चे को हमको कैसे अंडरस्टैंड करना है, बच्चे को कैसे हमको समझना है। ठीक है। और हमारी जो, अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमारी लर्निंग स्टाइल क्या होगी बच्चे को, मतलब हमारी टीचिंग स्टाइल क्या होगी कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल में चेंज आ सके। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें पेडागॉजी को सिखाता है। ठीक है। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ पेडागॉजी, और आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेडागॉजिक एनालिसिस। तो हम लोग देखते हैं कि पेडागॉजिक एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज है, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, इसका आपको एनालिसिस करना है तो आप क्या करेंगे? इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है। ब्रेक डाउन करके आप एनालिसिस करेंगे, मतलब कि इसका जड़ क्या है, कौन सी जड़ है, ठीक है, और क्या है, इसका तना क्या है, इसकी पत्ती कहाँ है, इसका फल क्या है, फूल किस प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है, ब्रांचेस के बारे में। तो उसको एनालिसिस ऐसे, किसी भी चीज की एनालिसिस करनी है तो ऐसे ही की जाती है, उसको ब्रेक डाउन करना। तो पेडागॉगी की एनालिसिस कैसे होगी? जो पेडागॉगी भी बताई गई है, जो मेथड है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को समझने का जो मेथड है, उसको क्या करना है? उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ के हमको समझना है, छोटे छोटे पार्ट में उसको समझना है। ओके, ये हो जाता है पेडागॉजिकल एनालिसिस। ठीक है। शैक्षणिक विश्लेषण। आगे समझ में? पेडागॉजिकल एनालिसिस क्या, देखिए कोई भी चीज है, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको पेडागॉजिकल एनालिसिस आ गया तो अभी तक हो सकता है जिसको ना समझ में आया हो वो देख के घबरा देगा कि ये क्या पूछ लिया, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ इसमें पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है? जो पेडागॉजी है, जो आपका मतलब कि बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है, जो आपका टीचिंग ऑफ मेथड है बच्चों को पढ़ाने का, उसको एनालिसिस करना, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके, मतलब छोटे छोटे चीज़ों में उसको देखना है कि क्या करें अपनी टीचिंग में, कौन सा मतलब मेथड इन्वॉल्व करें कि हमको बच्चे को अच्छे से समझा पाए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पेडागॉजिकल एनालिसिस मीन्स द लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन। ठीक है। कैसे ब्रेकडाउन होगा? लॉजिकल, लॉजिक मतलब कि तार्किक, कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ जा है, तार्किक। ठीक है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि व्यवस्थित। ठीक है। जब भी हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे? उसका तार्किक तरीके से करेंगे, मतलब छोटे छोटे तरीके के, मतलब जो उसका तर्क निकाल के। ठीक है। कि मतलब एक पेड़ दिख रहा है तो आप तार्किक तरीके से इसको सोचेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट को हम अलग कर सकते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? इसका रूट दिख रहा है, इसका स्टेम दिख रहा है, और इसका पूरा लीफ दिख रही है। ठीक है। ब्रांचेज एंड लीफ दिख रही है इसकी। तो ऐसे हम लोग लॉजिकल सोचेंगे, तर्क लगा के सोचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लॉजिकल। और सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम से करेंगे, चाहे ऊपर से नीचे करेंगे या नीचे से, ये नहीं कि पहले रूट का कर लिया फिर लीफ कर लिया फिर बीच में इसको मिला दिया, ऐसे नहीं करना। सिस्टमेटिक करना, चाहे ऊपर से नीचे करिए चाहे नीचे से ऊपर करिए। ठीक है। तो ये हो जाता है कि एनालिसिस का मतलब यही हो गया। ठीक है। शैक्षिक विश्लेषण का अर्थ पाठ्यक्रम के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से एक शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम का तार्किक एवं व्यवस्थित विभाजन है।
मतलब कि जो पेडागॉजी है, जो बच्चों की पेडागॉजी है, उसको हमको एनालिसिस करने के लिए उसको हमको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे टूटना पड़ेगा? उसको लॉजिकल वे में टूटना पड़ेगा और कैसे सिस्टमैटिक वे में उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये जो टर्म है वो एनालिसिस का। अब हम लोग देखते हैं, तो वो अभी जो हम लोग पढ़ाए वो क्या था? पेडागॉजिकल एनालिसिस। अब देखते हैं कि उसके स्टेजेस क्या है। किसी भी चीज़ को हमें करने के लिए तो एक उसका स्टेज कुछ ना कुछ निर्धारित होता है ना। अभी जो हम बोले कि लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीके से करना है, तो लॉजिकल और सिस्टमैटिक से तो काम नहीं चलेगा। उसका क्या है? उसका स्टेजेस है, ठीक है? कौन-कौन से स्टेजेस में हमको कैसे-कैसे करना है। पहले क्या होगा? कंटेंट एनालिसिस। अब आप अपने बच्चे को, ये जो पेडागॉजी छोटे बच्चे को, ठीक है? मान लीजिए आप अब कोई पोएम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पोएम, स्टोरी, कुछ भी आप दिमाग में रख के चलिए। तो पहले आप क्या करेंगे? कंटेंट एनालिसिस करेंगे, ठीक है? मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी पढ़ा रहे हैं। ये पोएम आपको, मछली जल की रानी, ये पोएम आपको बच्चे को पढ़ानी है। तो आप क्या करें? कंटेंट की एनालिसिस। आप अपने बुक में खोजेंगे मछली जल की रानी पोएम कहाँ है, ठीक है? कैसा है, उसके अंदर क्या लिखा है, एक बार आप पढ़ेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, छोटे-छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। मछली जल की रानी है, ठीक है? जीवन उसका पानी, जो भी आपको समझ में आए, उसको क्या करना है? आपको एनालिसिस करना है उसका। कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, पोएम में कितने लाइन की है, क्या है, कैसे पढ़ाना। आप अपने दिमाग में क्या एक उसका ओवरव्यू बना लेंगे कि हमको बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो और आप ये भी सोच लेंगे कि आपको कौन-सा मेथड लगाना है, आपको गा के पढ़ाना है, आपको नाच के पढ़ाना है, कि बच्चे को फ़ोर्सफुली पढ़ाना है, मार के याद करवाना है। अपने दिमाग में सब सोच लेंगे उसको। जैसे अभी हम आए, तो हम पहले से डिसाइड कर लिए कि हमको यूनिट 7 पढ़ाना है, तो हम कंटेंट की एनालिसिस किए कि हमें कौन-कौन सा इसमें टॉपिक पढ़ाना है आप लोग को आज। तो ये क्या हो गई? ये मेरी एनालिसिस हो गई। फिर इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। मतलब कि अगर मछली जल की रानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब उससे बच्चे का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि अभी हम जैसे पढ़ाएँ आप लोग को, पेडागॉजी और एंडागॉजी आज पढ़ाएँगे, तो मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है ना कि इससे क्वेश्चन फँस सकता है। ये चीज़ हमको ज़्यादा पढ़ाना है, ठीक है? मतलब लेवल्स ऑफ टीचिंग्स आपको अच्छे से बतानी है, ताकि आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फँसा दे उससे, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम है कि हमको को क्या चीज़ ज़्यादा पढ़ाना है, क्या चीज़ कम पढ़ाना है, ये हम पहले एनालिसिस कर लिए उस चीज़ को, क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़। तो वैसे भी आप अगर कुछ करेंगे, बच्चे को पढ़ाएँगे, तो उसकी जब एनालिसिस करेंगे, तो पहले कंटेंट का क्या करते हैं? एनालिसिस करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव अपना निर्धारित करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का। ये पोएम पढ़ाने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर आप क्या सोचेंगे उसको? 3 स्टेप क्या आएगा? ऐसे कर लीजिए, 3 स्टेप, ठीक है? तो 3 स्टेप आपका क्या आएगा? मेथड ऑफ टीचिंग। फिर आप क्या करेंगे? उसमें मेथड अपनाएँगे कि आपको बच्चे को किस मेथड से पढ़ाना है। आप बच्चे को गा के पढ़ा सकते हैं, बच्चे को डाउन करके पढ़ा सकते हैं, आप बच्चे को सिंपल वे में पढ़ा सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप उसको पढ़ाएँ, ठीक है? ये क्या हो गया? मेथड ऑफ टीचिंग हो गया कि आपको किस मेथड से पढ़ाना है बच्चे को। फिर क्या आ जाएगा? इवैल्यूएशन। आप बच्चे को पढ़ा दिए, फिर आप इवैल्यूएट करेंगे। फिर आप बच्चे से पूछेंगे कि बच्चों कितना समझ में आया मछली जल की रानी जो पोएम है, ठीक है? आप उनसे करवाएँगे, तो आपको इवैल्यूएशन करेंगे कि हाँ, जो मैं पढ़ाया वो बच्चे को कितना समझ में आया, किस बच्चे को कितना आया, किसको कितना नहीं आया। तो आप इवैल्यूएट कर, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ तक ऑब्जेक्टिव तो बता चुके थे, ठीक है? अब हम क्या है? मेथड ऑफ टीचिंग। हम कोई न कोई मेथड अपना रहे हैं ना, मतलब कि हम स्लाइड लेके आएँगे, आप लोग को दिखाएँगे, उसको हम क्या करेंगे? उसको इलैबोरेट करेंगे, आपको बताएँगे, आपको एग्ज़ाम्पल्स देंगे। ये सब क्या है? ये हमारी मेथड है, टीचिंग का हमारा मेथड है। उसके बाद क्या हो गया? फिर अभी आपसे हम पूछेंगे कि स्टेजेस समझ में आ गए? तो आप बताएँगे कि यस मैम समझ में आ गया, नहीं आया तो बोलेंगे नो मैम नहीं समझ में, ये पॉइंट फिर से बता दीजिए। ये क्या हो गया? ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया। 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो कॉन्सेप्ट एंड स्टेज हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया सबको? सब लोग बताइए। पेडागॉजी एंड पेडागॉजिकल एनालिसिस दोनों चीज समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्रिटिकल पेडागॉजी। क्रिटिकल पेडागॉजी क्या है? आ गया समझ में सबको? नेक्स्ट पॉइंट चले। आगे समझ में? क्रिटिकल पेडागॉजी का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक, ठीक है?
पेडागॉजी शिक्षा का, ठीक है। आलोचनात्मक पेडागॉजी क्या हो गई, हिंदी में बोलेंगे आलोचनात्मक, मतलब किसी चीज की आलोचना करना। आप ऐसा देखेंगे, अगर आपको ऐसे नॉर्मल वे में समझाया जाए कि ठीक है, चाहे कोई भी है, शिल्पी बोली ओके मैम ठीक है, शिल्पी की कोई आलोचना किया, ठीक है, क्लास में कोई आलोचना किया उनका, दिनेश ने उनका आलोचना किया, ऐसा भारती ने बोला कि शिल्पी तुम्हारा दिनेश ने आलोचना कर रहा था तुम्हारा, ठीक है। तो क्या हो गया, शिल्पी को लगेगा कि मेरे बारे में वो क्या बोल रहा था, बुरा ही बोल रहा था। आलोचना का हमारा जो सामाजिक टर्म है वो हमको समझ में आता है कि वो बुरा ही कुछ कह रहा था हमारे बारे में। पर क्रिटिकल पेडागॉजी जो मतलब ये क्रिटिकल चीज है, आलोचनात्मक जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ बुराई करना ही नहीं होता है, इसका मतलब होता है अच्छाई करना और बुराई करना दोनों शामिल, और बाद में आपको ये भी बताएंगे कि आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। ये चीज हो जाती है क्रिटिकल होती है, ठीक है। मतलब कि दिनेश शिल्पी के बारे में कुछ अच्छाई बताएंगे कि कभी कभी क्लास ज्वाइन करती हैं, कुछ बुराई बताएंगे कि कभी कभी नहीं भी करती हैं, और अगर ये रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगी तो इनका जायरा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा बोले तो ये क्या हो, ये क्रिटिकल तरीके से, आलोचनात्मक तरीके से उन्होंने शिल्पी के बारे में बात की। तो क्रिटिकल का इतना पूरा होता है, बस ये नहीं होता किसी की बुराई करना, आलोचना करना ही क्रिटिकल हो गया, ठीक है। तो आपको आज से मीनिंग समझ में आ गई, क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ, एक चीजों को आप लोग समझते चलिए, तो आपको क्वेश्चन जो है समझने में आता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी सिंपल वे में कभी नहीं पूछे जाएंगे। क्रिटिकल पेडागॉजी का क्या मतलब, ये कभी नहीं पूछेगा, वो घुमा के ही पूछेगा आपसे, तो आपको समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। जो क्रिटिकल पेडागॉजी होती है वो, उसमें आप ऐसे भी समझिए कि उसमें 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ऐसा लेवल क्रिटिकल पेडागॉजी में नहीं होता है, लेकिन हम इसको इससे जोड़ के देखेंगे कि इसमें सब कुछ होगा। इसमें क्या होगा, पहले बच्चा, ये बच्चे की बात हो रही है, पेडागॉजी बच्चे की बात हो रही है, पहले बच्चा कोई चीज मतलब कि मेमोरी बनाएगा। ए फॉर एप्पल आप बच्चे को सिखाएं, ठीक है, एप्पल एप्पल मछली जल की रानी लेके चलते हैं हम लोग आगे तक, मछली जल की रानी बच्चे को सिखाएं, हम लोग पोएम सिखा दिए, तो वो बच्चे को रट गया। पहले तो क्या करेगा, बच्चा रट्टा मारता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो रटने में बहुत तेज होते हैं, हम लोग को चीज रट के समझ में नहीं आती, इसीलिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि मुझे पता है आप रट नहीं पाएंगे क्रिटिकल पेडागॉजी। अगर ये चीज आपको बोल दी जाए कि बेटा ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है, इसको रट जाओ, नहीं रट पाएंगे आप लोग। और बच्चा क्या होगा, वो 10 मिनट 20 मिनट में उसको रट के सुना देगा। तो जो एडल्ट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोपॉगी में, एडल्ट के लिए रोट लर्निंग बहुत मुश्किल होती है, उनको समझाना पड़ता है। तो क्रिटिकल पेडागॉजी में ये है कि पहले क्या होगा, पहले बच्चा मछली जल की रानी को क्या करेगा, मेमोरी करेगा, उस चीज़ को रट्टा मार लेगा, याद कर लेगा, फिर उसको समझेगा, अच्छा सर कैसे समझाया कि मछली गले, उसको लय याद करेगा, कुछ भी जैसे आप समझाएंगे उसको अंडरस्टैंड करेगा, मतलब मछली को चीज़ों को सोचेगा कि जब मछली जल की रानी है, तो मछली वो जल की रानी है और उसका जो जीवन है वो पानी है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि सोच समझ के फिर उसको रिफ्लेक्ट करना, तार्किक तरीके से उस चीज़ को सोचेगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, कि मैम मछली जल की रानी क्यों है, ठीक है, उसका जीवन पानी क्यों, वो पानी में क्यों रहती है, वो बाहर क्यों नहीं चलती है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, तार्किक तरीके से सोच समझ के क्वेश्चन पूछे, तो वो किस में आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। तो क्रिटिकल पेडागॉजी में यही चीजें होती हैं, ठीक है, कि इसको कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो खुद से सीखेगा, ठीक है। आप कोई चीज़ उसको समझा दे रहे हैं, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, अगर हम आपको एक बार कोई टॉपिक समझा दे रहे हैं, तो आप उसको मेरी बताई हुई चीज़ों से नहीं सीख रहे, वो आप खुद से सीख रहे हैं। जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तो अलग बात, लेकिन आप अपने दिमाग में भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते रहते हैं, तो ये हो जाता है क्रिटिकल पेडागॉजी। आ गया समझ में। ये सबसे पहले किसने दिया था, पॉल फेरो ने दिया था, ठीक है, पॉल फेरो ने दिया था। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले ही पॉल फेरो के बारे में पढ़े भी थे, पढ़े थे ना सब पढ़े थे उनके बारे में। क्रिटिकल पेडागॉजी वाज फाउंडेड बाय द ब्राजीलियन फिलोसोफर एंड एजुकेटर, ये क्या थे, फिलोसोफर है, फिलोसफी में पढ़े थे हम लोग उनको भी, और एजुकेटर भी है, ठीक है। पॉल फेरे, इन्होंने क्रिटिकल पेडागॉजी को दिया था, कब दिया था, 1968 है, इनकी जो बुक है उसमें दिया था, और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां भी बताया तो रात भी बता रही हूँ, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ठीक है। क्रिटिकल पेडागॉजी इज अबाउट टीचिंग स्टूडेंट कि बच्चों को पढ़ाना है टू थिंक क्रिटिकली एंड क्वेश्चनिंग
तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मतलब कि क्रिटिकल पेडागॉजी ये होती है, आलोचनात्मक शिक्षा ये होती है कि बच्चों को तैयार करना है कि वो क्रिटिकली तरीके से, मतलब तार्किक तरीके से सोच सके और हमसे क्वेश्चन पूछने के काबिल हो सके। ये हो जाएगा क्रिटिकल पेडागॉजी। जहाँ जो चीजें न आए तुरंत आप लोग पूछिए, ठीक है। वैसे कुछ इसमें उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हो सकता है, सबका जो समझने का क्षमता है वो अलग अलग होती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं है, जो चीज न समझ में आए तुरंत पूछिए। जो पॉल फेरे थे उन्होंने बैंकिंग सिस्टम दिया था, इसके पहले भी मैंने बताया था कि बैंकिंग सिस्टम किसने दिया है, पॉल फेरे ने दिया। इन्होंने क्या बताया, पॉल फेरे यूज द टर्म बैंकिंग सिस्टम एजुकेशन टू रिफर्स टू द करंट एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने बताया जो आज का करंट एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, वो पूरी तरह से बैंक हो गया है। मतलब कि टीचर जो अपने थॉट्स है वो बच्चे के अंदर से भेजते रहते हैं, जो भी दिमाग में उनके चल रहा है वो चीज़ भेजते रहते हैं, और बच्चों से क्या है, उस चीज़ को रटवा देते हैं और उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। जैसे बैंक है ना, बैंक में क्या, बैंक में हम जाते हैं और अपना पैसा जमा करते रहते हैं, निकालते कम है, जमा ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर होता है। तो तो वही हो गया कि जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है उसको पॉल फेरे ने बोला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकिंग सिस्टम किसने दिया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पॉल फेरे ने दिया है। तो उन्होंने बताया है कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह से बैंकिंग का सिस्टम हो गया, क्योंकि जो बच्चा है वो एक तरीके से बैंक माना गया है, और जो टीचर है उसके अंदर अपने थॉट, जो भी चीज़ें वैल्यूज को किसी को फॉलो कराना, कुछ भी चीज़ें फॉलो कराना, तो उसके ऊपर थोपता रहता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, क्रिटिकल पेडागॉजी पे ध्यान देना चाहिए, क्रिटिकल तरीके से सोचने पे ध्यान देना चाहिए, उसको बैंक सिस्टम बना के मत रखिए। अगर आप अपने कोई थॉट्स बच्चे को दे रहे हैं, कोई भी चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर क्रिटिकली एक वो चीज़ पैदा करिए कि वो बच्चा सोचे समझे, ठीक है, अंडरस्टैंड करे, उसको मेमोरी करे, फिर उसके बाद वो क्या कर रिफ्लेक्ट करे, आपसे क्वेश्चन भी पूछे कि मैम ऐसा नहीं ऐसा, ये कैसे हुआ, ठीक है। ये हो गया बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन गिवन बाय पॉल फेरे। ओके। और फेरे ने ही बच्चे को दिमाग को क्या बोला था, कोरी स्लेट बोला था, हाँ, टिबलॉक आसा बताए थे इसके पहले वाले में। अब हम लोग देखते हैं कि नीड ऑफ क्रिटिकल पेडागॉजी। अगर कोई भी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ तो कभी होता है, लेकिन अच्छी चीज़ों का क्या होता है, हम न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं इसकी ज़रूरत क्या, क्यों हम एजुकेशन में इसको लाएं, कुछ ना कुछ नीड अच्छी होगी तभी तो हम इसको एजुकेशन में ले आए और बच्चों को पढ़ाएं। तो देखते हैं कि इसकी नीड क्या है, ठीक है। और आप लोग को सिलेबस में भी नीड पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, नीड पढ़ना है, इम्प्लीकेशन पढ़ना है। ओके, मतलब कैसे अप्लाई करें। अब देखते हैं कि नीड ऑफ क्रिटिकल पेडागॉजी। क्रिटिकल पेडागॉजी की नीड क्या है, क्यों क्रिटिकल पेडागॉजी हमारे एजुकेशन में जरूरी है। हिंदी भी पढ़ लीजिए आप लोग और इंग्लिश भी पढ़िए। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की गुणवत्ता को सुधार करता है। क्रिटिकल पेडागॉजी क्या करता है, शिक्षण की गुणवत्ता को सुधार। जब बच्चा सोचेगा समझेगा और अच्छे से चीज़ों को तार्किक तरीके से सोचेगा, तो ये क्या होगा, जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें हमारी जो गुणवत्ता है वो क्या होगी, सुधर गई, ठीक है। इनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें क्या होता है कि सहकारी सीखने के माहौल को प्रोत्साहन प्रदान करता है। मतलब कि टीचर खुद चाहता है कि जो हमारा क्लास है वो क्या हुआ, इंटरेक्टिव हो, ठीक है। मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो बच्चा समझ रहा है, फिर वो दोबारा अपनी चीज़ों को बता रहा है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग हुआ। मतलब टीचर और स्टूडेंट जो है वो अच्छे से क्या करते हैं, कोऑपरेट करके लर्निंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तीसरा क्या है, एलिमिनेट मोनोटोनस लर्निंग। मोनोटोनस लर्निंग का मतलब क्या हो गया, नीरस शिक्षा को समाप्त करना। नीरस शिक्षा से आपका मतलब है कि टीचर आया अपनी चीजें बच्चों को बता दे, ठीक है, हम यहाँ आए नीड ऑफ क्रिटिकल पेडागॉजी को सिर्फ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, जो हमारी टीचिंग है वो एक तरीके से नीरस हो गई, क्या हो गई, मोनोटोनस हो गई। मतलब कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और सिर्फ हम ही चिल्लाते जा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये मोनोटोनस लर्निंग हो। ओके। तो जो क्रिटिकल पेडागॉजी है ये इस चीज को क्या करती है, इलिमिनेट करती है, उसको खत्म करती है। क्रिटिकल पेडागॉजी में होता है हमको सिखाए, बच्चा सीखा और बच्चा भी रिस्पॉन्स करे। फिर क्या हो गया,
स्टूडेंट कैन फॉलो दियर वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट क्या हो गया? छात्र सीखने के अपने तरीके का पालन कर, छात्र को जिस तरीके से सीखना है उस तरीके से वो सीख सकता है, मतलब कि पूरी तरह से फ्री है, सोचने समझने और उसको रिस्पॉन्स करने के लिए फ्री है। तो हर छात्र का अपना अपना तरीके से लर्निंग का वे होता है, कोई किसी तरीके से सीखता है, कोई किसी तरीके से सीखता है, कोई क्या सीधे कॉन्सेप्ट को ही समझ जाता है, कोई क्या होता है एग्जाम्पल देख के ही समझता है, जैसे आप लोग हैं। ठीक है, सबकी जो लर्निंग है वो अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट कैन फॉलो दियर मोर लर्निंग, अब किस तरह से उसको सीखना है वो अपनी तरीके चीज को फॉलो कर सकता है। छात्रों के लिए सुविधाजनक शिक्षा दृष्टिकोण, मतलब कन्वीनियंट लर्निंग अप्रोच फॉर ऑल, मतलब जितने भी छात्र हैं सबके लिए जो ये लर्निंग होती है वो क्या होती है, वो सुविधाजनक होती है। हर बच्चा अपने हिसाब से सीखेगा तो उसके लिए सुविधाजनक तो है, कन्वीनियंट तो हो ही नहीं। ठीक है, इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि टीचर बोल रहा है और बच्चा सुन के उसको क्या करता है, बच्चा सुन के उसको, टीचर बोल रहा है, बच्चा सुन के उसको रिस्पॉन्स करता है, तो कम्युनिकेशन तो अच्छा होगा, ये मोनोटोनस को खत्म करता है और कम्युनिकेशन अच्छा करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन, ये भी आपके टॉपिक में है, इसका टीचर एजुकेशन में क्या काम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब टीचर इसका मतलब कि टीचर को ये क्यों पढ़ना चाहिए, पेडागॉजिकल क्रिटिकल पेडागॉजी क्यों पढ़ना चाहिए टीचर को, ताकि कि क्या उसका यूज है उसके टीचिंग में। इसका यूज बहुत सारा है। क्रिटिकल पेडागॉजी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके देखिए आपके बीएड एमएड के सिलेबस में ये चीजें, अगर आप बीएड किए होंगे तो आप अच्छी तरह जानते रहेंगे, इस सिलेबस में चीजें वो इसमें बताती है कि आप बच्चे को कैसे मतलब पढ़ाएंगे, कैसे क्रिटिकली तरीके से उसको तैयार करते हैं किसी भी चीज की एनालिसिस करने के लिए। तो वही बस देखना है इसमें। इनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, छात्रों को गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। गंभीर का मतलब हुआ कि तार्किक रूप से। ठीक है, तार्किक तरीके से ये क्या करता है, ये बच्चों को प्रमोट करता है कि बच्चा क्रिटिकली तरीके से सोचे, तार्किक तरीके से सोचे, मतलब हर चीज में लॉजिक निकाले। वाल्केनो है, वाल्केनो है, इससे लावा निकल रहा है, तो बच्चा क्या क्रिटिकली तरीके से सोचेगा कि इसमें लावा क्यों निकल रहा है, क्या हो गया यहाँ पे कि वाल्केनो बन गया, यहाँ से लावा निकल रहा है, ये लावा जो निकल रहा है इतना गर्म क्यों है। ठीक है, क्यों इतना गर्म है इसका, और कुछ बहुत सारी चीजें सोच सकता है। ठीक है, जो लावा निकल रहा है उसमें बहुत सारी और भी चीजें, धरती के अंदर जो चीजें होती है वो भी निकलती है ना उससे, तो वो धरती के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें निकल रही, क्यों ऐसा हुआ, क्या परिस्थिति बन गई, इतना गर्म क्यों है, हमारे देश में क्यों कम है ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये सब ये सोचता है, तो ये क्या क्रिटिकली चीजें हो गई, तार्किक तरीकों से, तर्क वितर्क करके सोचना है। ठीक है, क्रिटिकली हो गया। दिस मेथड स्टार्ट फ्रॉम द लाइफ सिचुएशन एंड रियलिटी ऑफ लर्नर, इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें होती है वो लर्नर की रियलिटी से जोड़ी जाती है और जो उसके जीवन की सिचुएशन है उससे जोड़ के बताई जाती है, तो इसलिए ये ज्यादा मतलब इफेक्टिव कर सकते हैं, इफेक्टिव होती है। ठीक है, इन द प्रॉब्लम पोजिंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट लर्न टुगेदर थ्रू डायलॉग्स, मतलब समस्या प्रस्तुति में की विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी एक साथ संवाद के माध्यम से सीखते हैं, मतलब वही है कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, एक दूसरे से संवाद अच्छा होता है, एक दूसरे से डायलॉग अच्छा होता है, और ऐसा करने से क्या है टीचर स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो भी अच्छा बनता है, और जो लर्निंग हमारी हो रही है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। इसलिए ये चीज़ हमको टीचर एजुकेशन में पढ़ानी चाहिए, जब हम टीचर को एजुकेट कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ पढ़ानी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स co-creating of knowledge in which the teacher and student learn together, इसमें ज्ञान का सह निर्माण शामिल है जिसमें शिक्षक और छात्र एक साथ सीखते हैं, मतलब कि हमेशा एजुकेशन का मतलब ये होता है, कोई भी इंसान पूरी तरह से टीचर नहीं है। ठीक है, बस इतना ही होता है कि वो स्टूडेंट से थोड़ा सा ज्यादा जानता है। ठीक है, मैं मतलब मैं मतलब अपना बता रही हूँ कि मैं पूरी तरह से टीचर तो हूँ नहीं। ठीक है, मैं भी आप लोग की ही तरह हूँ, लेकिन बस इतना अंतर है कि मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जान रही हूँ, बस इतना ही अंतर, और कुछ अंतर नहीं, थोड़ा सा मैं ज्यादा जान रही हूँ और थोड़ा सा आपसे आगे चल रही हूँ। आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं कुछ दिन का पहले का पढ़ चुकी हूँ, तभी तो मैं आपके सामने ऐसे आके बता रही हूँ, बस यही अंतर, और कोई भी अंतर नहीं है। तो इससे क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो
इन्वॉल्व को क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि सह निर्माण हो रहा है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी उसको सीख रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से उसको पढ़ी हूँ, स्लाइड बनाई हूँ, नोट्स बनाई हूँ, तब मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे भी नॉलेज हो गया ना। अब तो मैं काफ़ी दिन का पढ़ी थी क्रिटिकल पेडागॉजी, तो मुझे भूल गया, तो इतने अच्छे से नहीं आता। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाने के लिए फिर से पढ़ा तो मुझे भी अच्छे से याद हो गया कि हाँ, पॉल फेरे ने दिया है, इस सन ने दिया है, इनकी बुक कौन सी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे क्या हो गई, अच्छे से रिवाइज हो गई वो चीज़ें। तो ये इसमें दोनों लोग का फायदा होगा और दोनों लोग का सह निर्माण शामिल है, मतलब कि दोनों लोग मिल के टीचर स्टूडेंट, मैं टीचर आप स्टूडेंट, दोनों लोग मिलकर लर्निंग कर रहे हैं और फायदा क्या होगा, दोनों लोग का होगा इसमें। आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आ गए पूरी तरह से, आपकी पेडागॉजी खत्म हुई, क्रिटिकल पेडागॉजी और पेडागॉजी एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग आ गए लेवल्स ऑफ टीचिंग पे। अब मुझे बता दीजिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग शुरू करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप इसमें से रख लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर, फर्स्ट पेपर में 2 नंबर, बराबर 4 नंबर आप इससे ले जाएंगे। आगे बेटा सबको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो बहुत आराम से पूछ सकता है, और नहीं दिक्कत है तो ओके भी बोल दो। क्लियर है, ओके, थैंक यू। देखिए, आपके सबको मैंने बोला है, जो लोग नहीं सुने हैं अभी तक, जो लोग नए जुड़े हैं, सब लोग सिलेबस अपने हाथ में रखें, ठीक है। जब भी मैं पढ़ा रही हूँ या जब भी आप टीचिंग करें, आपके टेबल पे सिलेबस होना ही चाहिए। सिलेबस से हम बहुत सारा जो मतलब हम बता रहे हैं, आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो हम आपको जब एग्जाम की जब हम लोग एनालिसिस करेंगे उस दिन हम आपसे जरूर पूछेंगे। करीब 10 क्वेश्चन आप सिलेबस से सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, 15 नहीं हो सकते, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे तो 10 क्वेश्चन आप अपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बार बार सिर्फ सिलेबस ही पढ़ रहे हैं अपने, 10 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर आप सिलेबस से ला सकते हो अपने, क्योंकि आपके हर चीज़ आपको सिलेबस में दिया है, कुछ आपको ज़्यादा खोज नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे आपका आ गया मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल का आपके सिलेबस में लिखा है कि किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है, हर्बर्ट ने दिया है। तो ये मिलाने वाले में मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है कि मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट, हो सकता है इस बार आ जाए, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर किसी में आ जाए, ठीक है। सेकंड पेपर का क्या दिया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है, MORRISON, ओके, मॉरिसन ने दिया है। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, बिग एंड हंट ने दिया है, हंट ने दिया है, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए, सिलेबस आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना फायदा रहेगा और आपको क्लियर होता चलेगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। सबसे नीचे क्या होता है, मेमोरी लेवल होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या होता है, सबसे ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। जो मेमोरी लेवल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉटलेस टीचिंग। इसमें क्या होता है, कोई थॉट नहीं होता, मतलब कि सोचना समझना नहीं है, ठीक है। बस जो बच्चे को पढ़ाए वो बच्चा तुरंत सीख जाए, ठीक है, कुछ सोचे समझे नहीं। जैसे कि आपने पोयम बताई मछली जल की रानी है, तो बच्चा उसको रट्टा मार के सीख ले। इसमें क्या होता है, इसमें रोट लर्निंग होती है, मतलब रट्टा मारना, ठीक है। इसमें होती है मेमोरी लेवल में होती है, मतलब कि अच्छा हिंदी बता दूं मैं, स्मृति स्तर। सबसे पहले नीचे क्या होता है, स्मृति स्तर, मतलब स्मृति मतलब क्या होता है, चीजों को याद करना, समझ गए, आपकी स्मृति अच्छी है बोलते हैं ना, मतलब कि चीजें आपको याद रहती हैं। और उसके बाद क्या है, समझ का स्तर, मतलब कि चीजों को आप समझ गए। मछली वाली रानी अपने पोयम बताया तो बच्चा क्या हुआ, पहले तो रट्टा मार लिया, फिर क्या होता है, फिर जो छोटे स्टेज के बच्चे होते हैं, मतलब कि अगर आप एलकेजी के बच्चों को सिखा रहे हैं, नर्सरी के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो क्या, वो मछली गणित सिर्फ रट लेता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो एलकेजी यूकेजी में जब जाता है थोड़ा उसको समझ में आता है, चीज़ों को रिलेट करता है, ठीक है।
फिर जब उससे ऊपर जाएगा क्लास 1 क्लास 2 में जाएगा तो वो उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर मतलब वो क्वेश्चन भी कर सकता है। इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो कर सकता है। तो ये क्या हो गया? स्मृति लेवल मतलब कि चीज़ों को क्या करना है? विचार करना है। मतलब कि जैसे कि इसमें जो विचार होता है वो क्या होता है? थॉटलेस होता है। मतलब उसमें कुछ विचार नहीं करना है, सिर्फ़ चीज़ों को सीख लेना, रट्टा मार लेना है। समझ का स्तर में क्या हो गया कि थॉटफुल थोड़ा उसमें समझ आती है चीज़ों को, सब सोचने समझने की क्षमता होती है, तो थोड़ी-सी समझ इसमें डेवलप हो जाती है। फिर जो लास्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब कि चिंतनशील लेवल होता है, इसमें क्या सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और फिर वो सोच समझ के चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है मतलब कि क्रॉस क्वेश्चनिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो आप इनका जो है किसने किसने दिया इसको भी याद करके रखिएगा। मेमोरी लेवल किसने दिया था? मतलब स्मृति का स्तर किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। समझ का स्तर किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। चिंतन का स्तर किसने दिया था? बिग एंड हंट ने दिया था। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल क्या हो गया? It is a it is a memory level of teaching in which the teaching is done to provide textbook knowledge. इसमें क्या होता है? टेक्स्ट बुक नॉलेज को ही बच्चे को रटा दिया जाता है, ठीक है। एंड इम्फेसिस इज मोर गिवन टू मेमोराइजेशन। इस पे फोकस किया जाता है। इम्फेसिस मतलब क्या हो गया कि बल देना, जोर देना, फोकस देना, ठीक है। मेमोराइजेशन मतलब कि चीजों को याद करने पे अधिक फोकस दिया जाता है, ठीक है। याद रखने पर अधिक फोकस दिया जाता है। और ये जो पाठ्य पुस्तक है उससे ज्ञान प्रदान किया जाता है और चीजों को याद करने पर अधिक जोर दिया जाता है। इट इज नॉट सेड टू बी द बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसको क्या जो मेमोराइजेशन लेवल है उसको बेस्ट लेवल नहीं बोलते क्योंकि हम लोग रोट लर्निंग को क्या बोल रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, उसको गलत मान रहे हैं। हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को सोचने समझने की क्षमता है। बच्चा अगर कोई भी चीज सीख रहा है तो उसको समझ के सीखे, ठीक है। कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करें। तो ये जो लर्निंग है, ये जो लेवल है, इस तरह की जो लर्निंग है इसको गलत माना गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेमोरी लेवल। क्योंकि किसी भी चीज को याद रखने का अच्छा नहीं, अवधारणा को समझने के लिए महत्व देना चाहिए। मतलब बच्चे को रट्टा मारने पर नहीं जोर देना, किस पे देना है? समझ के लिए जोर देना। यह हस्तक स्मृति को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। हर जो लेवल है जो मेमोरी लेवल है, ठीक है, हर लेवल एक दूसरे से कनेक्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल वो किस पे टिका हुआ है? वो मेमोरी पे टिका हुआ है। जब कोई चीजें याद रहेगी तभी तो हम उसको समझ पाएंगे, और जब चीजें समझ जाएंगी तब वो क्या होगा? तभी हम उस चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, उसको तार्किक तरीके से सोच पाएंगे, ठीक है। तो हर लेवल एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप कोई चीज मतलब कि याद नहीं कर पाए, कोई चीज़ समझ नहीं पाए, तो आप उसका क्या रिफ्लेक्ट कर पाएँगे? कर पाएँगे? कभी भी चीज़ों को तर्क-वितर्क कर पाएँगे? कभी नहीं कर पाएँगे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल किस पे टिका है? मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, समझ की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब समझ का जो हमारा स्तर है, वो किस पे टिका हुआ है? स्मृति लेवल पे टिका हुआ है। यही बात यहाँ पे फिर से कही जा रही है। दिस लेवल हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेमोरी पावर, ठीक है। जो मेमोरी पावर है वो हमारा इससे इंक्रीज होता है, पर ये जो हमारा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए काफी जरूरी है। अब देखिए हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। मतलब एडवांटेज का मतलब क्या हो गया? मेरिट, ठीक है। मेरिट का मतलब क्या हो गया कि मेरिट का मतलब क्या हुआ? क्या अच्छाई है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे अच्छाई, क्या क्या है इसमें। और डिसएडवांटेज का मतलब क्या हो गया? क्या क्या बुराई है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि इस लेवल में क्या क्या अच्छाई दी गई है। यूज फॉर यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को जल्दी से चीज़ें क्या होते हैं याद कराने की ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस देते हैं कि छोटे बच्चे कोई भी पोएम है ABCD सिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों को जल्दी से याद हो जाए। ये किसके लिए है? ये यूजफुल छोटे बच्चों के लिए यूजफुल है। यूजफुल फॉर द इक्वेशन ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशन एंड मॉडल एंड स्ट्रक्चर। ये किसमें हेल्पफुल होता है? ये फैक्ट्स में। कोई चीज़ हमको याद करनी है तो कैसे याद करें? मेमोरी लेवल के थ्रू याद करेंगे ना। इंफॉर्मेशन एंड मॉडल्स, कोई भी मॉडल अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, भूल जाती हूँ मैं भी, ऑटोनॉमी वाला मॉडल था ना कोई, हाँ, डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, वो वाला मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे उसको,
हाँ, काफ़ी बड़ा मॉडल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो मॉडल याद करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेमोरी लेवल चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मेमोरी आपको उसका जो प्रोसेस है उसको याद करना ही पड़ेगा उसको। तो उसमें क्या है, कोई भी मॉडल को समझने, कोई भी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए हमको क्या है, मेमोरी लेवल। अभी हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि कल क्लास 10 बजे रहेगी कि 6 बजे रहेगी, तो अपने मेमोरी लेवल से ही वो चीज़ सोचते हैं, याद रखते हैं कि 6 बजे क्लास में आना है कि 10 बजे वाली क्लास में आना है कि दोनों में आना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्क्वायर है, क्यूब है, कोई भी स्ट्रक्चर, सर्कल है, तो आप कैसे याद करते हैं, ये सब मेमोरी लेवल से ही याद की जाती है, इसमें कुछ समझना नहीं है। पहले आप इसको याद करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जो 4 तरह की बीमाएँ होती हैं, वो जुड़ने से क्या होता है, स्क्वायर का निर्माण होता है बराबर बीमाओं से। तो वो बात की चीज़ है। ये क्या करता है, हेल्प चिल्ड्रन लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट, बच्चों को न्यू कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करता है। यूजफुल फॉर स्लो लर्नर, स्लो लर्नर के लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। जो तेज लर्नर है उसके लिए तो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ज़्यादा यूजफुल होती है, पर जो स्लो लर्नर है उनके लिए मेमोरी लेवल अच्छा होता है, मतलब कि चीज़ों को याद करना ही उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसका ये किसका बेस है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का ये बेस है। बिना इसके आप अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब शिक्षण का जो समझ का स्तर है, और रिफ्लेक्टिव का क्या हो गया, संवेदना नहीं था यहाँ पे ना, कुछ और था, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाता था। हाँ, चिंतनशील स्तर, जो चिंतनशील स्तर है उसको पहुंचने में ये मदद करता है। धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयोगी, जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए ये उपयोगी है। अब हम लोग देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या इसमें बुराई है, इस लेवल में क्या क्या बुराई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या बुराई हो गई इसमें भाई। नो सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, हायर क्लासेस पे ये सुटेबल नहीं, क्योंकि जो हायर क्लासेस है, ठीक, हायर क्लासेस पर मान लीजिए अभी आपने क्या किया होगा, बीएड करके आया, कम से कम बीएड तो किया ही होगा, या नहीं किया होगा सब लोगों ने, ठीक है। तो हायर क्लासेस के लिए ये चीज़ सुटेबल नहीं, क्योंकि हायर क्लासेस में सिर्फ उनको रट्टा नहीं मारना, वो चीज़ों को सोचना भी समझना भी जरूरत पड़ती है। यूज ऑफ रोड मेमोरी, ये क्या किस पे दिया है, रट्टा स्मृति पर उपयोग किया गया, मतलब ये चीज गलत है, उस कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। नो रूम फॉर इमिटेशन एंड सेल्फ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि छात्रों की जो सेल्फ लर्निंग है उसके लिए ये उपयोगी नहीं है। सिर्फ रट्टा मारने से बच्चों का विकास नहीं हो सकता, बच्चों का विकास तब होगा जब हम चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे और तब करेंगे, ठीक है। लिटिल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन कम होता है क्लासरूम, क्योंकि जब टीचर आया तो वो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बच्चे उसको क्या किया, रट्टा मार के समझ लिया, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। अब हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अच्छा, अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है और क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो थोड़ी सी तबियत भी आज ठीक नहीं है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओके, और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। थोड़ा मैं दिखा दूँ, रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके क्या मेरिट है रिफ्लेक्टिव लेवल की, क्या डिमेरिट से मतलब वही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एंड्रोगॉमी। अच्छा, कल हम लोग 10 बजे वाली क्लास करते हैं, ओके, 10 से 11 बजे वाली क्लास में आप लोग आइए। हाँ, कल 2 क्लास लेते हैं, 2 क्लास लेंगे तो काफ़ी आराम हो जाएगा, तो जल्दी से कवर हो जाएगा, ठीक है। 10 to 11 AM, और दूसरा कब रहेगा, एज यूजुअल 6 to 7 PM, ओके। हो गया, तो सब लोग कल आएंगे ना 10 से 11 वाली क्लास में, सबको ज्वाइन करना है। पेंड्रागॉगी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसमें मॉलकॉन मेल्स का जो मॉडल है उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके आगे भी कल हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल फर्स्ट क्लास में वैसे पूरा ए पार्ट हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सबको। और आप लोग अपना अपने ग्रुप में अभी आप लोग फीडबैक दीजिए उसमें, क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और करते हैं तो भी बताइए कि हाँ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और क्लास का भी फीडबैक आप लोग दे दीजिए कि क्लास आप लोग को कैसी लग रही है। कम से कम इसमें कितने लोग जुड़े हैं, अभी इस समय 6 लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो 6 लोग अपना अपना
फीडबैक दे देंगे। शिल्पी, सोनी, भारती, दिनेश, ठीक है, और तो बहुत सारे, मीना, और बहुत सारे लोग हैं तो जिनका आता पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, क्या नाम है उनका? याद नहीं आ रहा है मुझे। सूरज। सूरज का तो पता नहीं चल रहा। सूरज पहले रेगुलर होते थे, फिर पता नहीं सूरज को क्या हो गया। हाँ, एक लोग का तो क्लास भी चल रहा है, इस वजह से नहीं आ रही है वो। उनका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है उनका। बाकी लोग को क्या दिक्कत है बताओ सब लोग। ठीक है, बाय सबको। और सब लोग अपना अपना रिस्पॉन्स अभी दे के तब भेजेंगे। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। गुड नाइट। एमसीक्यू ऑल डेज लेते गांव में 5-6, इसका मतलब लाते बाप पे। दिनेश क्या बोल रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। एमसीक्यू की क्लास ना, मैं जितनी भी यूनिट खत्म, मतलब यूनिट 5 जब खत्म की तो भी एमसीक्यू क्लास ली थी, यूनिट 3 खत्म की तो भी एमसीक्यू क्लास ली थी मैं। लेकिन यूनिट फर्स्ट में इसलिए नहीं ली क्योंकि हम लोग की क्लासेज यूट्यूब पे होने वाली है एमसीक्यूज के लिए, तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते हो सकता है क्लासेस शुरू हो जाए, इस वजह से हमने नहीं लिए थे। ठीक है, क्योंकि क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली है, नहीं तो पहले हम हमेशा एमसीक्यूज करवाते थे। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, कल 2-4 एमसीक्यू लेके आएंगे। ओके, नहीं यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रहे हैं। क्लासेस हमारी आप लोग के साथ होती है। हाँ, कुछ क्लासेस जो होती है रिकॉर्डेड हो जाती है जब, तो वो फिलर फॉर्म जो है वो डाल देते हैं उसमें। ठीक है, जो मतलब फिलर फॉर्म की जो पूरी टीम है सब मिलके काम करते हैं उसमें, तो वो लोग कुछ वीडियो जो होते हैं वो यूट्यूब पे डाल देते हैं। वो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। ऑनलाइन क्लासेस जब होंगी तो आप लोग को ही सबसे पहले बताई जाएगी पेड स्टूडेंट को। अगले हफ्ते होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में एक बार शायद होगी, एमसीक्यूज की होगी। उसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज अभी लगाएंगे, लेकिन 15 मई के बाद जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से, तो हाँ 2 बजे से क्लासेस आ रही है मेरी, हम भी देखेंगे प्लेटफॉर्म में 2 बजे से दिखता है एजुकेशन की क्लास, तो वही हम लोग की रिकॉर्डेड रहती है। तो 15 मई के बाद हम लोग डेली क्या करेंगे, एमसीक्यूज ही लगाएंगे और कोई काम नहीं बचेगा। अभी जितना फोकस है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लें, पर फिर भी एक दिन हम लोग की एमसीक्यू की क्लास होगी, यूट्यूब पे होगी, तो आप लोग वहाँ पे जरूर आइएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर क्लास खत्म हो जाए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू शिल्पी। और आप लोग अभी तुरंत फीडबैक दीजिए। ठीक है, कोई भूलेगा नहीं फीडबैक देना। पहले फीडबैक देके तब आप लोग एग्जिट होइएगा। ओके, ओके बाय, गुड नाइट सबको।